हेलो बच्चों, एक बहुत शानदार टॉपिक जिसके सैकड़ों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर डालेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। इसमें जो बताए गए कंसेप्ट उनको सीखने के बाद, मेरी ट्रिक सीखने के बाद, रिजल्ट सीखने के बाद, और पूरा वीडियो होने के बाद क्या होगा बच्चों, पी ब्लॉक की न जाने कितनी सारी रिएक्शंस जो आप रटते रहते हैं, इवन मेटलर्जी तक की कुछ रिएक्शंस आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। इसको पूरा देखकर इसको मेमोराइज़ करें, इसके रिजल्ट्स याद करें और फिर इनऑर्डिनरी के क्वेश्चन सॉल्व करें। अपने आप कॉन्फिडेंस जो है हमारा आसमान छूने लगेगा। मैं टॉपिक लेकर आया हूँ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। पता है, मतलब क्वेश्चन जब मिलेगा तो मुझे पता होना चाहिए थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, मतलब किसी भी सॉल्ट के आगे हीट का साइन है, मतलब यही है कि कोई सॉल्ट थर्मली कितना स्टेबल है, गर्म करने पे ब्रेक होता है या नहीं होता है, ये बात हम सीखने जा रहे हैं। तो मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक सॉलिड हैं, मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक बार क्या होगा कि जो एनायनिक पार्ट है वो मैं मोनो एटॉमिक लेके चलूँगा, मतलब साइज में छोटा, और दूसरी बात मैं एनायनिक पार्ट जो है ना पॉली एटॉमिक लेके चलूँगा, मतलब उसको अपन लार्जर एनायन मानेंगे। तो समझते जाना, फिर दोनों में रिजल्ट लेता हूँ और फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ जिनके आंसर चुटकियों में निकल जाते हैं। समझते जाएं। मैंने भी बोला कि जो मेरे आयनिक कंपाउंड हैं मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैं कर रहा हूँ स्मॉल एनायन वाले, या मैं कह दूँ मोनो एटॉमिक एनायन। ये सबसे अच्छा वर्ड रहेगा, मोनो एटॉमिक एनायन कंटेनिंग। एक होगा पॉली एटॉमिक एनायन कंटेनिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे H माइनस, जैसे X माइनस, जैसे ऑक्साइड आयन हो गया, जैसे नाइट्राइड आयन हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक एनायन है बच्चों। लेकिन हमने न जाने कितनी बार ये बातें बोली हैं, कार्बोनेट आयन हो गया, मेरा ऑक्सलेट आयन हो गया, मेरा सल्फेट आयन हो गया, सल्फाइट हो गया, फॉस्फेट हो गया। ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक एनायंस हैं, ये लार्जर एनायन माने जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं और लिख रहा हूं बच्चों, कि जो मेरा सुपर ऑक्साइड आयन और पर ऑक्साइड आयन है, इनको भी हम क्या मानते हैं, पॉली एटॉमिक एनायन मानते हैं। ये भी लार्जर एनायन माने जाते हैं। मेरा एजाइड आयन मान लो, ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक एनायन है। ओजोनॉइड आयन मान लो। तो दो कैटेगरी बनी है बच्चों, दो तरह की सॉल्ट होंगे। इनमें से कोई एक पे क्वेश्चन आएगा और मैं अपना आंसर तुरंत दे डालूंगा। अब समझते जाना कि इनकी जो स्टेबिलिटी है ना, थर्मल स्टेबिलिटी को मैं शॉर्टकट में TS लिख रहा हूं, इनकी जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटिस एनर्जी के साथ। ध्यान रहे, मैं लेटिस एनर्जी की बात सॉल्युबिलिटी वाले वीडियो में भी कर चुका हूं। हम सब परिचित हैं, लेटिस एनर्जी चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आयनों के साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखती है, बताया जा चुका है। लेकिन एक बात और, कि जैसे जैसे इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ेगी, और ये डिस्टेंस कब बढ़ेगी, जब आयनों का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे लेटिस एनर्जी घटेगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। और इंटर आयोनिक डिस्टेंस कम है तो लेटिस एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब एक पॉइंट बताना चाहता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मान लीजिए मुझे क्वेश्चन मिला, मुझे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के हाइड्राइड मिल गए और मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया। कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन को याद नहीं करना, सिर्फ रिजल्ट चेक करना है और ये पता लगाना है कि मुझे कौन सा पॉइंट अप्लाई करना है। मैंने फिर देखा कि इन सब में एनायन मेरा कॉमन चल रहा है। वो कौन सा चल रहा है, मोनो एटॉमिक एनायन। मतलब ये वाला केस आ गया। अब आपका काम है आंसर कैसे निकालना है, लेटेस्ट एनर्जी से। मैंने भी बोला है कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लेटेस्ट एनर्जी घटेगी और हम बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। अब मुझे पता है कि इसका साइज तो सब में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे लेटेस्ट एनर्जी घट रही है और स्टेबिलिटी घट रही है। दैट्स वाई इनकी स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है बच्चों।
मेरा पॉइंट समझ में आ गया अच्छी तरह से। मान लीजिए मुझे लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबीडियम का ऑक्साइड देकर उसने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया। फिर वही पॉइंट मैंने देखा मोनो एटॉमिक एनायन दिया हुआ है और मोनो एटॉमिक एनायन में इंटर आयोनिक डिस्टेंस चेक करनी है, फिर मेरा आंसर है बच्चों, ये आंसर है। ऐसे ही मुझे मान लीजिए सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड दे दिए, कुछ भी, हमें इनको रटना नहीं है बच्चों। मैंने स्ट्रॉन्ग शिम की बात सीधा ही नहीं लिखकर बेरियम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। फिर मैं बोलूंगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा क्योंकि इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, लार्जर केटायन बनता जा रहा है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, स्टेबिलिटी घटती जा रही है। मेरा पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। मान लीजिए मुझे LiCl, मुझे NaCl, मुझे KCl, मुझे RbCl और सीजियम क्लोराइड मिल गया बच्चों। फिर मैंने देखा मोनो एटॉमिक एनायन चल रहा है, फिर मैं कहूंगा स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। तो सबको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो। जब भी आयनिक सॉलिड दिए में हूं और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, आप ये पॉइंट लगाएं, आपको आंसर मिलेगा। मेरा पॉइंट समझ में आ गया उस तरह से। अब मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, जनरल रिजल्ट बना लो कि जब भी मुझे मोनो एटॉमिक एनायन वाले सॉलिड दिए होंगे तो डाउन द ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। आप खुद देख लें, मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, मतलब मैं कैटायन चेंज करता जा रहा हूं, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही यहां, मतलब सभी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। ये सबसे की पॉइंट है मोनो एटॉमिक एनायन वाले सॉल्ट के लिए कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। अब मैं आता हूं उनकी स्टेबिलिटी पर। ध्यान रहे, पॉली एटॉमिक एनायन के केस में क्या करना है वो ढंग से सीख लें। तो उस बात को मैं यहां लिखता और फिर न जाने कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस बार जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के साथ। ये एक रिलेशन ध्यान रखना, क्योंकि पता है इनकी स्टेबिलिटी मैंने लेटेस्ट एनर्जी से डिसाइड की है। पता है लार्जर एनायन के केस में क्या करना है। लार्जर एनायन के बारे में बोला जाता है कि लार्जर एनायन को लार्जर कैटायन ही क्रिस्टल में इजीली पैक कर पाएगा। तो जितना बड़ा कैटायन होगा ना, वो बड़े एनायन को उतना इजीली क्रिस्टल में होल्ड कर पाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और एक जबरदस्त बात जो मैं अपनी एनसीईआरटी में लिखी उसके बारे में बोलना चाहता हूं। ध्यान रहे, फर्स्ट ग्रुप के जब अपन ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो कहते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं। आपके सामने पड़ा है सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड आयन मैंने लिख रखे हैं। आपके सामने ये रिजल्ट भी सुनने और पढ़ने को मिला कि फर्स्ट ग्रुप में मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की एबिलिटी इंक्रीज होती है। उसका रीजन यही है बच्चों, मतलब लिथियम का सुपर ऑक्साइड नहीं मिलता मुझे, सोडियम का नहीं मिलता, लेकिन पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड अपन KO2 लिखते हैं ना। तो आखिर ऊपर वालों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि कैटायन कैसे हैं, साइज में छोटे हैं, तो वो बिगर एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको क्रिस्टल में होल्ड नहीं कर पाएंगे, उसको स्टेबलाइजेशन नहीं दे पाएंगे। दैट्स वाई उनके सुपर ऑक्साइड पॉसिबल नहीं है। ये रिजल्ट आज फिर प्रूव हो गया बच्चों। ध्यान रहे, अपना रिजल्ट दोबारा बोल रहा हूं, पॉली एटॉमिक एनायन के केस में स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? साइज ऑफ कैटायन के साथ। इसका मतलब मान लीजिए मुझे लिथियम कार्बोनेट, मुझे सोडियम कार्बोनेट, मुझे पोटेशियम कार्बोनेट, मुझे रुबीडियम कार्बोनेट, ऐसे ही सीजियम कार्बोनेट मिल गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया। मैं फिर क्या देखता हूं कि कार्बोनेट तो कॉमन चल रहा है और इस पर कैटायन चेंज हो रहे हैं और कैटायन का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये मेरा आंसर हो गया। तो कार्बोनेट ही नहीं, मैं चाहे सल्फेट ले लूं, चाहे मैं नाइट्रेट ले लूं, चाहे मैं ऑक्सलेट ले लूं, चाहे मैं सल्फाइड ले लूं, चाहे मैं फॉस्फेट ले लूं, सभी केसेस में ऐसा ही होने वाला है। मुझे मान लीजिए बेरिलियम सल्फेट और मुझे मैग्नीशियम सल्फेट और मुझे कैल्शियम सल्फेट और मुझे स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये फॉर्मूले मिले। मेरा आंसर तो ये है बच्चों। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो अच्छी तरह से। तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, चाहे वो ऑक्सलेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ऐसा ही आंसर देना है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है? सॉल्ट में चेक करना है कि एनायन किस तरह का है। एक छोटी सी बात और बोल दूं कि हाइड्रोक्साइड को भी अपन पॉली एटॉमिक एनायन ही मानते हैं। 2 एटम आ गए ना इसके अंदर, एक ऑक्सीजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। तो मान लीजिए मुझे उसने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसने मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसने मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी तरह से बेरियम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड दे दिए मान लो, तो मेरा काम फिर वही है, इस बार स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये पॉइंट अच्छी तरह से सीख लें।
ऐसे कितने ही क्वेश्चन मिले आप आंसर दे पाएंगे। अब मैं एक पॉइंट जो मैंने यहां बोला, अब उनको कोरिलेट कर रहा हूं, सीखना। मैंने क्या बोला कि मोनो एटॉमिक एनायन के केस में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, जबकि पॉली एटॉमिक एनायन के केस में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दो रिजल्ट हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं। पॉली का मतलब बहुत सारा, मतलब मैनी, ज्यादा। इसका मतलब पॉली एटॉमिक एनायन के केस में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये याद करने का तरीका हो गया। इसका मतलब मोनो एटॉमिक एनायन के केस में क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर रिकॉल कर रहा हूं, पॉली का मतलब मैनी, बहुत ज्यादा, ज्यादा। इसका मतलब पॉली एटॉमिक एनायन के केस में डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, तो मोनो एटॉमिक एनायन के केस में डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक छोटी सी बात, हालांकि बात अपनी आयनिक कंपाउंड पे चल रही है, लेकिन मैं इनको कोवलेंट मॉलिक्यूल पे भी कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं स्टेबिलिटी के, आपके आंसर निकलने लगेंगे। लेकिन एक अच्छा पॉइंट वो क्या है कि अपन ने स्टेबिलिटी केवल डाउन द ग्रुप पे डिसाइड की है। मान लीजिए अलोंग द पीरियड पूछ ले मुझसे, फिर क्या करना है, तो उसके लिए मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। उसमें कुछ एग्जांपल कोवलेंट मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, समझते जाना, देखते जाना। मान लीजिए मुझे पीरियड के मेंबर दे दें, तो क्या करना है, इस बार स्टेबिलिटी डेल्टा ईएन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें। मतलब बॉन्डेड एटम्स के बीच ईएन का डिफरेंस चेक कर लें, और मैं ईएन की बातें करने लग गया, इसका जरूर मैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बातें करूंगा। तो थोड़ा समझना कि एक पॉइंट और बोल रहा हूं मैं, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन। लेकिन ये कब लगाना है, जब कंपेयर होने वाले मेंबर पीरियड को बिलोंग करते हो, एक ही पीरियड के हो। समझना, जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम मिल गई LiCl, मुझे मिल गया BeCl2, मुझे मिल गया BCl3। स्टेबिलिटी पूछ लिया, हालांकि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर है इन दो के अंदर, वो भी कोवलेंट है, समझ में आ गया हो। उस समय कोवलेंट मॉलिक्यूल आती है, अब ये रिलेशन लगाएं। अब मैं कह सकता हूं कि यहां ईएन डिफरेंस मैक्सिमम और यहां मिनिमम है, तो मेरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। क्या आंसर हो गया। अब देखो मैं पी ब्लॉक में जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने अमोनिया लिखा, मैंने फॉस्फीन लिखा, मैंने आर्सीन लिखा, मैंने स्टीबीन लिखा। फिर आपको याद हो अपन 15, 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइडों की बात करते हैं। ये लो, मैंने वाटर लिख दिया, मैंने H2S लिख दिया, मैंने H2SE और H2TE लिख दिया। इसी तरह से मैंने HF, HCl, HBr, HI लिख दिया। इसी तरह से मान लीजिए मुझे अमोनिया, मुझे वाटर और मुझे HF में कंपैरिजन मिल गया। सीखते जाना बच्चों ढंग से। मैंने क्या पाया, ये सेम पीरियड के मेंबर दिए हैं, इधर से जाने पे ईएन डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा ईएन बढ़ रही है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर किया है। समझ में आ गया होगा। सेम बात मैंने यहां अप्लाई की थी। अब आप यहां देखें कि मैं, हालांकि ये फिर कह दूं, सेम ग्रुप के मेंबर लेके चल रहा हूं मैं, और ग्रुप के मेंबर लेके चलते हैं तो अपन ने क्या बोला था अभी कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ये लीजिए, इस केस में भी स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, इस केस में भी स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, इस केस में भी स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया। दो मैंने पीरियड के मेंबर लिए, बाकी मैंने ग्रुप के मेंबर लिए, और मेरा आंसर निकल गया। हालांकि मैं फिर बोलना चाहता हूं कि यहां भी आप डेल्टा ईएन से आंसर निकाल सकते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो ग्रुप के हैं चाहे वो पीरियड के हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में आपके दो रिजल्ट हैं, पॉली एटॉमिक एनायन है तो अलग आंसर है, और मोनो एटॉमिक एनायन है तो अलग आंसर है। एक छोटी सी बात और सिखाता हूं, समझना बच्चों। जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बोला कि पॉली एटॉमिक एनायन के केस में कैटायन का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो स्मॉलर कैटायन के केस में स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, मैं लॉजिक देना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा कोई मेटल कैटायन है, मैंने साथ में कार्बोनेट लगा दिया, इसके ये लो कार्बोनेट आयन लिख दिया, मतलब मैंने मेटल कार्बोनेट ले रखा है। यदि ये कैटायन मेरा साइज में छोटा है तो नो डाउट इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। इसलिए मैंने इस वीडियो से पहले पोलराइजेशन वाला वीडियो बनाया बच्चों, ताकि आप मेरी इन बातों को सीख सकें, बातें कोरिलेट हो सकें, कनेक्ट हो सकें। तो जब ये साइज में छोटा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो अब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको पोलराइज करेगा।
जब इसको पोलराइज करेगा तो नो डाउट बॉन्ड यहां से टूट के मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाएगी, मतलब मेटल का ऑक्साइड बन गया और पीछे अपने आप क्या बच गई, CO2। और मुझे पता है CO2 एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट्स वो हट जाएगी और मेटल ऑक्साइड इजीली बन जाएगा। कहने का मतलब यदि मेरे मेटल कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि मेरे सॉल्ट की स्टेबिलिटी उतनी कम है बच्चों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया, होल्ड कर लिया, ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी आ गई मेरे कैटायन के अंदर। और यदि वो लार्ज कैटायन है तो वो इस ऑक्सीजन को पोलराइज करके अपने साथ बॉन्डेड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इस कार्बोनेट आयन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ऐसा सॉल्ट थर्मली स्टेबल रहेगा। ये लॉजिक है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं उनमें केवल लिथियम कार्बोनेट एक ऐसा कार्बोनेट है जो हीट करने पर अपने ऑक्साइड में और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, केवल मेल्ट होते हैं। आखिर कारण पूछ ले क्यों, वही आंसर है, क्योंकि कैटायन साइज में बड़े हैं, वो ऑक्सीजन को पोलराइज नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई उनके ऑक्साइड फॉर्म नहीं होंगे। ये सिर्फ कार्बोनेट के लिए नहीं, मेटल का सल्फेट हो चाहे मेटल का नाइट्रेट हो, मेटल का काम है ऑक्सीजन को अपने साथ ले आना। अब मान लीजिए मैं मेटल सल्फेट लिख देता है यहां, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन चली जाती है, सल्फेट में से एक ऑक्सीजन निकल गया, साथ में SO3 बन जाएगा। तो अगला वीडियो या नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो हीटिंग इफेक्ट पे होगा, सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट पे, वहां ये बातें आपके लिए काम की रहेंगी। मेरे ख्याल में ये जो इंफॉर्मेशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सॉल्ट की स्टेबिलिटी हमेशा इस बात से डिसाइड करें। और नेक्स्ट वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट पे लेके आऊंगा, उसके लिए तैयार रहें, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होंगी और उनको अपन देखते ही अपन सॉल्व कर डालेंगे विद इन सेकेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो के तैयार रहें बच्चों, जो बहुत शानदार होने वाला है। और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि ये समय बार बार इतना समय हमें नहीं मिलने वाला। अपनी रैंक के बारे में सोचें, सिलेक्शन के बारे में सोचें, चाहे वो टारगेट का बच्चा है चाहे 12th का बच्चा है, उनको बहुत समय मिल रहा है और जो इस समय को पॉजिटिवली यूज ले गया उसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। ओके बच्चों।